धरती पर रहने वाले सभी जीवों में इंसान ही एक ऐसा जीव है जिसे अपने घर बनाने के लिए या फिर रहने के लिए पैसा चुकाना पड़ता है। बाकी तो सभी जानवर, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े या फ्री में ही अपना जीवन मजे में बिताते हैं। नमस्कार आप सभी को, मैं हूं मोनिका रूहेला। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल @मोना स्टडी 11 मोना स्टडी 11 में। तो हम ये वीडियो सीटेट, ईवीएस, एसएसटी के लिए बनाते हैं। आज का मेरा टॉपिक है इंसेक्ट्स, वर्ड्स एंड एनिमल। इंसेक्ट्स, वर्ड्स एंड एनिमल्स में हम बात करेंगे स्मेल पर और उनके विजन पर। तो स्मेल से संबंधित आप ये जानेंगे कि किस प्रकार की विभिन्नताएं, किस प्रकार की विशेषताएं जो हैं कीड़े मकोड़ों या फिर पशु में पाई जाती हैं और वो किस प्रकार से उससे संबंधित अपनी जीवन प्रक्रिया चलाते हैं, और जिससे संबंधित प्रश्न सीटेट हमसे पूछता है, ताकि ये पता करने के लिए कितनी बेसिक जानकारी हमें है या फिर नहीं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे स्मेल से। स्मेल यानी कि एक ऐसी गंध जो कुछ कीड़े मकोड़े या फिर पशु छोड़ते हैं और जिसके बेस पर वो आगे अपनी जीवन प्रक्रिया चलाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चींटी पर। चींटी को आप जानते ही हैं कि वो एक लाइन बनाकर चलती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि वो एक लाइन में, इतनी छोटी सी जीव एक लाइन में चलती कैसे, उसी लाइन में चलती रहती है? तो आप जानकर हैरान होंगे कि हर चींटी अपनी एक ऐसी विशेष गंध छोड़ती है जिसे सूंघ कर उसके पीछे आने वाली चींटी उसकी एक लाइन में क्रमबद्ध तरीके से चलती रहती हैं। तो वो इस स्मेल के सहारे चींटियां लगातार चलती रहती हैं। इसी प्रकार आगे हम बात करेंगे मच्छरों पर। मच्छर, आपने देखा होगा कि अगर इंसान किसी जगह नहीं खड़ा है तो वहाँ मच्छर भी नहीं होंगे। जैसे ही हम लोग किसी जगह जाते हैं, यानी कि इंसान की उपस्थिति जहाँ होती है वहाँ धीरे धीरे मच्छर आने शुरू हो जाते हैं, और मच्छर क्या तांडव मचाते हैं ये तो आप और हम सभी बखूबी जानते हैं। लेकिन मच्छर आते किस तरीके से, ऐसा क्या वो सूंघते हैं, उन्हें कैसे पता लगता है कि यहाँ इंसान है? कितना छोटा सा मच्छर है। तो मच्छर जो है इंसान के तलवों की सुगंध से और उसकी गर्माहट से, यानी कि इंसान की गर्माहट को वो भांप लेता है, वो स्मेल कर लेता है और फिर वो वहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज करा देता है और अपना कार्य, यानी कि खून चूसने का कार्य प्रारंभ कर देता है। उसके बाद हम बात करेंगे रेशम के कीड़े पर। आप सभी जानते हैं कि जो रेशम है वो मादा जो कीड़ा है वो बनाती है, और जो मादा की जो स्मेल है, जो उसका कीड़ा है, यानी कि जो नर कीड़ा है, वो उसकी स्मेल को 2 या 3 किलोमीटर दूर से ही स्मेल कर लेता है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इतना छोटा सा रेशम का कीड़ा अपनी नर मादा की परफ्यूम को सूंघते सूंघते 2-3 किलोमीटर से भी आ जाता है। उसके आगे हम बात करेंगे कुत्ता। कुत्ते को तो सभी लोग जानते हैं कि किस प्रकार से कुत्ते का यूज़ हम अपनी सुरक्षा बल में भी करते हैं। तो कुत्ते किस प्रकार से काम करते हैं, कुत्तों का क्या कॉन्सेप्ट होता है? कुत्तों का कॉन्सेप्ट होता है कि उनका अपना एक इलाका होता है, वो अपना इलाका मार्क कर देते हैं। अगर उनके मार्क किए गए इलाके में अगर कोई दूसरा कुत्ता प्रवेश कर जाता है तो फिर वो ताबड़तोड़ हल्ला बोल देते हैं और लड़ाई झगड़ा करके उसे बाहर खसेड़ देते हैं। अच्छा, ये इस मार्क की हुई जगह को वो पहचानते कैसे, ऐसी क्या स्मेल छोड़ते हैं? तो वो कोई स्मेल नहीं छोड़ते हैं, वो अपना यूरिन या फिर अपना पॉटी को उस जगह पर छोड़ते हैं, और उन्हें इतनी तेज उसकी पहचान होती है कि अगर दूसरा कुत्ता उनके इलाके में प्रवेश कर जाता है तो वो उनके यूरिन, उनकी पॉटी से सूंघ कर पता लगा लेते हैं कि आज अब उनके एरिया में कोई दूसरा कुत्ता आइला रे। तो इस प्रकार से कुत्ते जो है अपनी सूंघने की शक्ति से सुरक्षा व्यवस्था में भी काफ़ी हद तक काम आते हैं। आपने ये देखा होगा कि हर माँ जो है अपने बच्चे की पोटी बड़े आराम से साफ कर लेती है। ये इससे संबंधित बात नहीं है, लेकिन एक
सेंस से संबंधित बात है, लेकिन जब उसे कहा जाए किसी दूसरे के बच्चे की पॉटी या यूरिन साफ करने के लिए तो उसे तुरंत स्मेल आती है। इसका कारण यह है कि जब माँ अपने बच्चे की पॉटी या यूरिन साफ करती है तो वो उसके अंदर उसके एक भाव होते हैं जो एसिड रिफ्लेक्स नहीं करते उस भाव की वजह से, लेकिन जब वो किसी बच्चे की दूसरे बच्चे की यूरिन या पॉटी साफ करती है तो उसके मन में सबसे पहला भाव आता है ये चीज़ गंदी है, और उस गंदे चीज़ के भाव करने से ही वो उसके अंदर जो रिफ्लेक्स होते हैं एसिड, उसी वजह से उसका जी खराब हो जाता है। ये सेंस का क्या हमारी बॉडी कमाल की चीज़ है। फिर आगे हम बात करेंगे विज़न पर, यानी कि दृष्टि पर। तो ये विज़न हम पक्षियों में और कुछ जानवरों पर चर्चा करेंगे जो विशेषकर परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं इससे संबंधित प्रश्न। सीटेट घुमा फिरा कर किसी न किसी तरीके से स्मेल या फिर विजन से संबंधित एनवायरनमेंट पे इंसेक्ट्स, एनिमल्स और बर्ड्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पुटअप करता ही रहता है। तो विज़न से संबंधित हम सबसे पहले बात करेंगे कि आपने पक्षियों में देखा है कि उनकी दृष्टि जो है कितने प्रकार की होती है और क्या क्या विशेषताएं उनकी आँखों में पाई जाती हैं। तो आपने देखा होगा जो पक्षी हैं, पक्षियों की जो आँखें होती हैं, जैसे हमारी आँखें हैं यहाँ इधर है, माथे से नीचे आँखें हैं, लेकिन पक्षियों की आँखें सर के इधर होती हैं, दोनों आँखें सर के कोनों की तरफ होती हैं। उसका उन्हें विशेष फायदा मिलता है, वो एक आँख से इधर का देख सकते हैं और अपनी दूसरी आँख से इधर का देख सकते हैं, यानी कि एक बार में वो दो अलग अलग चीज़ें बखूबी आराम से देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि गौरैया और कबूतर खास तौर पे अपने इस विज़न का बहुत मस्ती से यूज़ करते हैं और एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों को बड़े आराम से देखते हैं और अपना शिकार बनाते हैं या फिर अपनी अलर्ट भी रहते हैं कि कभी उन पे कोई खतरा तो नहीं होने वाला है। और आपने देखा होगा कि कुछ पक्षी ऐसे होते हैं कि जो सीधा देखते हैं, उनकी आंखें जो होती हैं वो दोनों बिल्कुल चेहरे में सीधी होती हैं, तो वो पक्षी होता है खास तौर पर उल्लू। आपने देखा होगा, सुना होगा, उल्लू की हैं आंखें गोल। तो उल्लू की दोनों आंखें सामने की तरफ होती हैं, अर्थात सर के इधर की तरफ ना होकर यहाँ होती हैं, और उसका विजन सामने की तरफ होता है, अर्थात उसकी पुतलियाँ इधर उधर नहीं घूमती। और दूसरा उसकी विशेषता ये होती है कि वो रात्रिचर प्राणी है, तो रात्रि में ही वो अपनी आंखों को खोलता है और देखता है। और रात में देखने वाले पक्षियों की खास बात ये होती है क्योंकि सूरज नहीं निकलता, इसका एक ये कारण है कि सूरज नहीं रात में होता है, तो वो ब्लैक एंड वाइट ही रात में देखते हैं, इसलिए उल्लू को ब्लैक एंड वाइट ही बिल्कुल पुराने टीवी वाला ही दिखाई देता है। लेकिन जो पक्षी दिन में देखते हैं, जो दिनचर वाले प्राणी पक्षी होते हैं, वो थोड़ा थोड़ा उनका कलरफुल विज़न रहता है। ऐसा नहीं है कि वो ब्लैक एंड वाइट देखते हैं, वो थोड़ा थोड़ा उनका कलरफुल विज़न या दृष्टि रहती है, परंतु उल्लू पूर्ण रूप से ब्लैक एंड वाइट ही देखता है और वो रात्रि चर है। तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं, जैसे कि गिद्ध है, हाँ सॉरी गिद्ध भी गिद्ध नहीं, सॉरी मैंने गलती से बोल दिया, गिद्ध नहीं, जो उल्टी लटकती है, क्या बोलते हैं उसे, चमगादड़। चमगादड़ भी रात्रिचर है और उसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो भी ब्लैक एंड वाइट ही देख पाती है। तो हमने जाना कि उल्लू की जो दो आंखें गोल गोल हैं वो बिल्कुल ठीक चेहरे के सामने की तरफ देखता है, उसके सर के इधर नहीं होती हैं, इधर होती हैं। लेकिन बाकी जो पक्षी होते हैं जैसे गौरैया, कबूतर और आपके मैना है, इनकी आंखें जो होती हैं वो सर के खोपड़ी के इधर की साइड होती हैं। और मैना की एक खास बात है, एक बार सीटेट में आया था कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो झटके से अपनी गर्दन हिलाता है और देखता है। आप मत हिलाइएगा कहीं झटका नहीं आ जाए। तो मैना जो है, मैना अपनी गर्दन को इस तरीके से झटके से इतनी स्पीडली घुमाती है, जर्क जिसे कहते हैं, जर्क लेती है और अपनी पुतलियां घुमाती रहती है और देखती है बखूबी। तो झटके से अपनी गर्दन को घुमाकर देखने वाला पक्षी है मैना।
तो हमने जाना कि विज़न किन किन पक्षियों में खास भूमिका निभाता है। और दूसरे पक्षी हैं, आपने सुना होगा कि नज़रें हो तो बाज और गिद्ध और चील जैसी। तो इनके अंदर क्या खास बात है? कहते हैं ना कि तुम्हारी क्या बड़ी गिद्ध सी नज़र है, बड़ी चील सी नज़र है, बड़ी बाज सी नज़र है। तो इसलिए ये उदाहरण दिए जाते हैं, यूं ही नहीं कहा जाता है। इसके पीछे का कारण है कि ये तीनों पक्षी, खास तौर पे गिद्ध, बाज और चील, इंसान से 4 गुना तक देख पाते हैं। अर्थात अगर हम देखते हैं 2 मीटर से, अगर हमें कोई चीज़ नज़र आती है 2 मीटर से, तो चील, बाज और गिद्ध इसको 4 गुना यानी कि 8 मीटर दूरी से देख लेंगे। इसलिए ये लोग इतने ऊपर से बढ़िया से शिकार कर ले जाते हैं। तो हमने जाना कि पक्षियों में विज़न की क्या क्या खास विशेषताएं होती हैं, और इससे संबंधित प्रश्न किसी न किसी तरीके से सीटेट में घुमा फिरा कर ईवीएस में पूछे ही जाते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि पक्षियों में कान कहाँ होते हैं। पक्षियों के कान होते नहीं होते हैं, लेकिन उनके कान इस तरीके से नहीं होते आमिर खान वाले बड़े बड़े। उनके कान एक होल की तरीके से होते हैं जो उनके फर में छुपे रहते हैं। और कुछ जलीय जीवों में भी जो है कान होते हैं, लेकिन वो उनके गलफड़े टाइप से कहते हैं, वो उनके होल होते हैं, मतलब वो कान की शेप में नहीं होते, होल होते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि विज़न की हमने बात की। 1 मिनट थोड़ा सा मुझे समय दीजिए, मैं अपने टॉपिक से थोड़ा सा घूम गई हूँ एक्चुअली। हाँ, तो हम बात करेंगे कि कुछ जानवर अपनी सुनने की शक्ति या अपनी वॉइस की स्पेशलिटी की वजह से जाने जाते हैं। आपने देखा होगा कि लंगूर जो होता है कि अपने पास नज़दीक आते शिकार को भांप लेता है और इस तरीके की वॉइस, इस तरीके की आवाज़ निकालता है, जिससे कि बाकी के जो लंगूर हैं या उसके साथी संगी हैं वो अलर्ट हो जाए, उसका ग्रुप अलर्ट हो जाए। वो एक ख़ास किस्म की आवाज़ लंगूर निकालता है जब वो देखता है कि उसकी ओर शेर या चीता या कोई अन्य जंगली जानवर शिकार की तरफ आ रहा है। कुछ पक्षी भी अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। और हम बात करेंगे कि मछलियाँ जो होती हैं, आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि मछलियाँ खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं। उनके अंदर एक ऐसी वेव्स, लाइट वेव्स वो निकालती हैं, जिससे कि अपने ग्रुप को वो एक चेतावनी देती हैं कि यहाँ खतरा है, तो आप प्लीज़ वहाँ की तरफ घूमने बिहार करने मत जाइएगा, वरना शिकार आपका निश्चित है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि मछलियाँ किस तरीके की वॉइस या किस तरीके का अलर्ट जारी करती हैं, तो वो एक बिजली की वेव यानी कि लाइट तरंगे वो देती हैं। कुछ जानवर भूकंप, या ये तो पुरानी कहावत हमने अपनी दादी या अपनी बड़ों से सुनी थी कि कुत्ता अक्सर रो रहा है, या फिर कुछ इस तरीके के जानवर होते हैं जो रेगुलरिटी से अलग कुछ डिफरेंट एक्टिविटीज़ जब करने लग जाते हैं, तो इंसान समझ जाता है, या जो ये जानते हैं कि आज ये जानवर कुछ अलग तरीके की आवाज़ निकाल रहे हैं, तो ज़रूर कुछ ना कुछ पृथ्वी में कंपन होने वाला है, या फिर कुछ इस तरीके की घटना पृथ्वी में होने वाली है। इससे संबंधित एक एग्जाम्पल है 2004 में जब सुनामी आई थी, बहुत भयंकर सुनामी थी, लेकिन अंडमान निकोबार के कुछ जो जानवर थे उन्होंने इस तरीके की आवाज़ें पहले से ही निकालना शुरू कर दिया था कि अंडमान निकोबार में द्वीप समूह में रहने वाली एक खास जो जनजातियाँ होती हैं, जो जंगल में निवास आदिवासी लोग होते हैं, वो उस आवाज़ को समझे और उस आवाज़ को वो चेतावनी मानते हुए पहले ही उन्होंने द्वीप को खाली कर दिया। और उसके बाद खबर आती है कि 2004 की सुनामी ने वहाँ सब तहस नहस मचा दिया। तो कुछ जानवर खास तरीके की आवाज़ से स्वयं को, स्वयं के ग्रुप को और इंसान को भी बचाते हैं, बशर्ते हमें समझने की ज़रूरत है। डॉल्फिन भी अपनी एक विशेष तरीके की आवाज़ निकालती हैं, जिस पर वैज्ञानिक आज तक भी रिसर्च कर रहे हैं कि उनकी आवाज़
क्या क्या उस पर मतलब रिसर्च चल रही है कि डॉल्फिन की जो आवाज़ होती है वो किस तरीके का अलर्ट समुद्र में रहने वाली दुनिया को देती हैं। तमाम तरीके के जीव जंतु जो समुद्री दुनिया में रहते हैं, जिस पर आज तक पूरी तरीके से रिसर्च हुआ भी नहीं है, जारी है। अच्छा, आपने एक देखा होगा कि कुछ जानवर विशेष मौसम के आते ही गायब हो जाते हैं, जिनमें खास तौर पर है छिपकली। छिपकली एक नहीं, दो नहीं, एक दिन नहीं, एक हफ्ता नहीं, बल्कि कुछ महीनों के लिए ही बिल्कुल गायब हो जाती है। और वो सीज़न है जाड़ों में आपने अपने घरों में कभी भी छिपकली को नहीं देखा होगा, बिल्कुल अंडरग्राउंड हो जाएगी, यानी कि सो जाएगी, निवास का समय होता है। और मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है। अगर आपको भी लगता है तो बताइएगा किस किस छिपकली से तो रियली मुझे बहुत ही डर लगता है। उसके बाद हम बात करेंगे सोने की प्रक्रिया। एक तो छिपकली पर हमने बात की कि एक बार क्वेश्चन आया था, एक सर्कल दिया था कि छिपकली कितने घंटे सोती है किस विशेष मौसम में, जैसे कि विंटर में छिपकली कितने घंटे सोती है। उन्होंने ऑप्शन भी रख दिए थे। अब कुछ जिन्होंने डिटेलिंग में नहीं पढ़ा या जिन्हें नहीं पता, हवाई जो बस पढ़ के चले गए, उन्होंने लगा 6 घंटे, 18 घंटे, 12 घंटे विंटर में छिपकली ब्रेक लेती है। लेकिन जबकि ऐसा नहीं है, छिपकली 24 के 24 घंटे ही विंटर में बाहर नहीं दिखाई देती। वो एक नहीं, एक हफ्ता नहीं, 2 हफ्ता नहीं, बल्कि कई महीने तक गायब रहती है। तो इस चीज़ को जरा डिटेल से समझिएगा। क्वेश्चन को करने से पहले, किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले, क्वेश्चन को जब तक हम पूरी तरीके से ठीक से नहीं पढ़ेंगे तब तक हम आंसर अच्छे से नहीं दे पाएंगे। बाकी कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन आ जाए तो बात अलग है कि 26 जनवरी मतलब इंडिपेंडेंस डे क्या होता है, इतना हल्का आ जाए तब तो आप जेन्युइन सी बात है कि यूं ही लगा सकते हैं। ऐसे ही सोने की प्रोसेस पे आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे। एक जानवर होता है स्लोथ थोड़ा अजीब सा लंगूर जैसा ही जानवर होता है, और इतना लेजी जानवर ये होता है कि ये 16-18 घंटे यूं ही एक ही करवट में अगर पड़ा है तो पड़ा ही रहता है। स्लोथ इस जानवर का नाम है। और ये इतना ज़्यादा आलसी जानवर है कि अपनी पूरी लाइफ में 40-50 साल की अपनी पूरी लाइफ में ये 7 से 8 पेड़ों पे ही जाता है। जिस पेड़ पे रहेगा उसकी पत्तियां ही खाता रहेगा। एक डाल को खा लेगा, दूसरी डाल को खा लेगा, अर्थात एक पेड़ पे ही न जाने कितना समय, कितने महीने, कितने साल गुजार देता है। इससे ज़्यादा आलसी जानवर मुझे नहीं लगता कि कोई होगा कि पूरे अपने जीवन के चक्र में वो केवल 7 से 8 पेड़ पर ही जाता है कूद के। जब वो भी तब जाता है जब लगता है कि इस पेड़ पर अब उसने कुछ छोड़ा नहीं है। चलो भाई चलो, 2-3 साल हो गए, अब घर बदल लेते हैं। तो स्लोथ आप मानिए कि 18 घंटे दिन भर में सोता ही रहता है। भाई हम बात करेंगे बाघ की। हम बात करेंगे बाघ, टाइगर। जैसा कि जानते हैं कि सब लोग बाघ का नाम आते ही थरथराने का कांपने लग जाते हैं, परंतु बेचारा बाघ ही इन दिनों आपदा संकटाग्रस्त सूची में आ चुका है। जबकि उसकी खास बात यह है कि वो अंधेरे में इंसानों से 6 गुना ज़्यादा देख सकता है। मतलब अगर आप 2 मीटर देख रहे हैं तो 6 गुना लगा लीजिए कि वो इतना ज़्यादा देख सकता है। और उसकी स्मेल जो है वो उसकी मूंछों से स्मेल की पावर है। मतलब उसकी जो स्मेल की पावर है वो उसकी मूंछों में है। कुत्तों की तरह ये भी अपना एरिया मार्क करके रखते हैं, लेकिन कुत्तों का इलाका छोटा होता है और बाघ का इलाका, क्योंकि वो बाघ है तो उसका इलाका डेफिनेटली बहुत बड़ा होता है। ये भी अपने इलाके की पहचान अपने यूरिन या किसी और बाघ के यूरिन और उसकी पॉटी से करते हैं। और जो बाघ का गुर्राना है, कहते हैं ना पुराने समय में कि बाघ की गुर्राने की आवाज़ आ रही है, तो वो कहानियाँ जो सुनाते हैं वो झूठी कहानियाँ नहीं होती हैं। अब तो इतना शोर शराबा, इतना नॉइस पॉल्यूशन, इतना लाइट पॉल्यूशन, न जाने कौन कौन से पॉल्यूशन है, हवा में पॉल्यूशन। तो अब तो और जानवर भी नहीं बचे। लेकिन पहले इतनी क्लियरिटी थी कि 3 किलोमीटर, माना जाता है, ऐसा किताबों में भी वर्णित है, आपकी NCERT बुक्स में वर्णित है कि बाघ के गुर्राने की आवाज़ 3 किलोमीटर दूर तक भी
जाती थी और लोग पहचान लेते थे कि ये बाघ के या अन्य जानवर पहचान लेते थे कि ये बाघ के गुर्राने की आवाज़ है। इतना अलर्ट, इतनी सतर्कता बाघ में थी, परंतु बेचारा आज इतना अलर्ट जानवर खुद ही संकटाग्रस्त है। तो आप जान जाइए कि कौन खतरनाक है, इंसान या फिर बाघ। बेचारा बाघ, इतनी ज़्यादा पॉन्चिंग और इतनी ज़्यादा जंगलों का विनाश। पॉन्चिंग मतलब अवैध शिकार। पॉन्चिंग एक बर्ड है जो एनसीईआरटी बुक में जिसका जिक्र हुआ है। पॉन्चिंग मतलब अवैध शिकार और वनों का विनाश। आवास कटना इतना ज़्यादा हो गया कि जंगली जानवर नापैद ही हो गए और कुछ स्पेशल जीव तो बिल्कुल गायब ही हो गए। आई होप आपको इस वीडियो से, मेरे टॉपिक से काफ़ी हद तक समझ में आया होगा और मैं ऐसी आशा करती हूँ कि इससे संबंधित अगर प्रश्न आए तो प्लीज़ गलत मत कीजिएगा। चलते फिरते मेरी वीडियो को आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं और अगर मेरी बात आप तक पहुंच रही है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। नमस्कार।